नमस्कार साथियों। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत की का जो पहला चैप्टर है वो यही है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो आपको पता ही है कि हम इसको रिवीजन पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो बेसिकली जो जो फैक्ट हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है उसको पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि पुर्तगालियों को लेकर बहुत सारे यूरोपियंस हमारे देश में आए और उनमें पुर्तगाली पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने भारत में आया। और 20 मई 1498 वो दिन था जिस समय जो है वो वास्को डी गामा भारत में आते हैं। कलिकट के तट पर जो है वो भारत में आते हैं और वहीं उनको लाने वाला जो था वो गुजरात का एक अब्दुल मजीद था, जिनकी सहायता से वो भारत पहुंचता है। और भारत पहुंचने पर वहाँ के कलिकट के जो तत्कालीन किंग होते हैं जमोरिन, उन्होंने उनका स्वागत किया। और ये अब अब्दुल मजीद के साथ जैसे ही भारत पहुंचते हैं, यहाँ उन्होंने 3 महीने जो है भारत में बिताए और उसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। फिर उनको भारत से जो सामान वो लेकर अपने देश पुर्तगाल जाते हैं, इस वहाँ के यूरोप में उन्होंने सामान जब बेचा, उनको 60 गुना से अधिक प्रॉफिट होती है। और उनको जो है भारतीय व्यापार के मार्जिन के बारे में पता चलता है। तो आप देखेंगे कि फिर से वास्को डी गामा भारत आता है। और वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आता है? 1502 ईस्वी में। हालांकि वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में आया था, उसके बाद से दूसरा पुर्तगाली जो है वो भारत में आ चुका था, जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल वॉज द सेकेंड पुर्तगाली जो वास्को डी गामा के बाद भारत आया था। जैसे ही पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत आता है, उसके बाद आप देखेंगे कि भारत में जो है वो पुर्तगाली उपनिवेश की शुरुआत होती है। 1503 वो समय था जिस समय पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। तो पुर्तगालियों के द्वारा किस स्थान पे पहला अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया गया? तो आप कहेंगे कोचीन। और साथ ही साथ आप ये कहेंगे कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया? तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया और भारत में ही इसकी मृत्यु हुई। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 ईस्वी में वो कोचीन आया और कोचीन में ही इसकी मृत्यु हुई। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि पुर्तगालियों ने अपने उपनिवेश का भारत में स्थापना किया। उसके बाद पुर्तगाली का जो पहला वायसराय होता है उसका नाम होता है अल्मीदा। नाम से ही अल्मीडा नाम है और ये बहुत ही क्वालिफाइड व्यक्तियों में से एक था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीदा था और इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल योजना या शांत जल नीति या करताजे सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रांसिस्को डी अल्मीदा ही लेके आया था। क्योंकि इसे ये पता था कि अगर हिंद महासागर में अपनी शक्ति को अगर हम मजबूत कर लें तो भारत में अपनी शक्ति को जो है वो हम मजबूत कर सकते हैं। तो अगर हम पहले किसी एक व्यक्ति जिन्होंने भारत की जो जोग्राफिकल एरिया है उसके इम्पोर्टेंस को समझा तो वो फ्रांसिस्को डी अल्मीदा थे। और उन्होंने अल्मीदा ने ही जो है वो पूरी ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो लेकर आता है। लेकिन पूरी जो पुर्तगाली साम्राज्य है उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्बुकर्क था। और अल्बुकर्क जो है वो 1509 से 1515 तक जो है वो भारत में रहा। और अल्बुकर्क ही वो व्यक्ति था जिसके समय में आप देखेंगे कि 1510 ईस्वी में जो है गोवा पर उन्होंने अधिकार किया। अल्बुकर्क ने, अल्बुकर्क की मृत्यु भी आखिरकार गोवा में ही हुई। यही वो व्यक्ति था अल्बुकर्क जिन्होंने पुर्तगालियों को ये कहा था कि हिंदू महिलाओं से शादी करो ताकि कि जो एसिमिलेशन हो कल्चर का वो ज़्यादा हो सके। ठीक है। तो हमने क्या किया कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री, आपको पता ही है, हमने क्या कहा कि कोचीन में लगाई। उसके बाद पुर्तगालियों ने बंगाल में अगर पहली फैक्ट्री की बात की जाए तो हम कहेंगे कि वो हुगली में लगाया। हुगली ही वो जगह था जहाँ से पुर्तगाली डकैती का भी काम करते थे, ये बात याद रखेंगे। पुर्तगाली डकैत भी थे एक तरीके से, तो डकैती का भी काम जो है वो हुगली से ही करते थे। पुर्तगाली गवर्नर जो नीनो दा चुन्हा, उनके कार्यकाल को बहुत याद करके आप रखिए। 1529 से लेकर 1538 तक इनका कार्यकाल रहा। और अगर हम ये कहें कि ये जो पुर्तगाली जो पूरा सिस्टम है वो एक तरीके से
सिस्टमैटिक तब होता हुआ नजर आता है जब ये कंपनी के रूप में जो है वो काम कर रही होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारी जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई वो एक कंपनी के रूप में काम कर रही थी, यानी कि स्टॉक्स बिक रहे थे। इनका यहाँ आने का मकसद ही प्रॉफिट मार्जिन था, अपने प्रॉफिट को निकाल कर अपने शेयर होल्डर्स को देना था। जैसे कि अगर हम स्टैडो द इंडिया की बात करें जो पुर्तगाली कंपनी थी, और वो 1498 में सबसे पहली कंपनी अगर बनती है तो वो 1498 में स्टैडो द इंडिया बनती है। उसके बाद द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में बनती है। वहीं 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, ये भी बात याद रखेंगे। वहीं 1616 ईस्वी में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, ये भी याद रखेंगे। सबसे अंतिम में आप ये याद रखेंगे कि ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664 में बनती है कोलबर्ट की सहायता से। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया कि समुद्री डकैती के लिए जो है हुगली का इस्तेमाल पुर्तगाली करते थे। पुर्तगालियों ने अपना अगर सर्वप्रथम उपनिवेश जो है वो पुर्तगालियों ने स्थापना की थी पौंडीचेरी में भी। पौंडीचेरी हालांकि आप देखेंगे कि फ्रांसीसियों का गढ़ रहा, ठीक है, आज़ादी के बाद भी फ्रांसीसी ये जो जगह है ना इसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का गढ़ रहा। लेकिन अगर शुरुआत में भी बात करें तो पौंडीचेरी जो है वहाँ पुर्तगाली ने यहाँ पहला उपनिवेश बैठाया, और इसको लेकर यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था। भारत में तंबाकू, लाल मिर्च हो या आलू हो या मक्का हो, इन सारी चीज़ों से परिचित जो है वो आपको कौन पुर्तगाली ही कराते हैं। तो एक यूरोपीय शक्ति, 5 यूरोपीय शक्तियों में से हमने एक यूरोपीय शक्ति पढ़ ली है, अब 4 यूरोपीय शक्ति पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। अब आते हैं डच में। डच में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप देखेंगे कि डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमने अभी बात किया था कि डच जो है वो कब बना है, 1602 ईस्वी में बना है। और आप देखेंगे कि डच जो है वो अपने क्रम में दूसरा जो यूरोपीय कंपनी है जो भारत पहुंचती है। देखिए आप, डच जो है वो दूसरा है, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज। तो डच के बारे में कहेंगे कि डच किसको कहते थे, हॉलैंड के निवासी को डच कहते थे। यहाँ की कंपनियों की खासियत ये थी कि ये कंपनियां सरकार की हुआ करती थी, ठीक है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1602 में बनी, और इन्होंने अपने पहले ठिकाने के रूप में मुसलीपट्टनम को चुना। यानी भारत में पहले मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या किया, अपना फैक्ट्री बनाया, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बात करी थी इनके ऊपर, पुर्तगालियों के ऊपर, पुर्तगाली ने बंगाल के अंदर फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश की, तो बंगाल के अंदर उन्होंने फैक्ट्री जो है पुर्तगालियों ने इस्टेब्लिश जो है, हमने कहा था कि पहली फैक्ट्री जो है वो हुगली में इस्टेब्लिश की। इसी तरीके से आपको अगर ये पूछे कि डच ने पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की, तो वो मुसलीपट्टनम में, तमिलनाडु में होगा। और बंगाल के अंदर कहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, तो ये पीपली में 1627 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ, समझे। तो बंगाल में इनको फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में थोड़ी समय लगती है। अगर हम बात करें कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है अपने कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के 3 साल बाद ही इस्टेब्लिश कर ली थी मुसलीपट्टनम में। तो मुसलीपट्टनम जो है, यहाँ देखेंगे कि आने वाले दिनों में अंग्रेज भी फैक्ट्री लाएंगे, आने वाले दिन में ये जो मुसलीपट्टनम है यहाँ फ्रेंच भी आएंगे, लेकिन डच ने इसका पहला इस्तेमाल किया मुसलीपट्टनम का। और पीपली में जाके 1627 ईस्वी में इन्होंने बंगाल में यहाँ फैक्ट्री लगाई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर हम बात करें कि अगर बिहार में फैक्ट्री उन्होंने कब लगाई, 1632 ईस्वी में। हालांकि बिहार में पहुंचने वाला पहला अगर कोई यूरोपीय पावर देखेंगे तो वो पुर्तगाली ही था, ठीक है। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में पटना में जो है वो 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। चिनसूरा में भी उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की डचों ने, और वो 1653 ईस्वी की बात है, उन्होंने इस्टेब्लिश करी है। डचों ने चिनसूरा में जो किला बनाया, उस किले को जो है वो गुस्ताबुल फोर्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो करंट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, अब तक पूछे तो गए हैं लेकिन बहुत सारे एग्जाम में इतने फ्रिक्वेंट नहीं पूछे गए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डचों ने किस किले को गुस्ताबुल फोर्ट नाम से जो है वो पुकारा है, वो है चिनसूरा किला, और चिनसूरा में 1653 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। पुर्तगालियों को डच जो है वो हराते हैं और कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण कराते हैं, ठीक है। तो पुर्तगालियों को हराकर डचों ने कौन सी फोर्ट का
जो है खड़ा किया था वो फोर्ट विलियम खड़ा किया था। कहाँ? ये डच ने खड़ा किया था, कोच्चि में। अब डचों का जो अगर हम कहें कि भारत में उसकी पूरी सत्ता खत्म होती है, वो होती है जब वेदरा का युद्ध होता है 1759 में। तो डच यहाँ से अपनी जो है वो पूरी शक्ति जो है वो खो देता है, और इसके बाद जो है अंग्रेज आप देखेंगे कि एक तरीके से खुलकर सामने आते हैं। ठीक है, तो डचों का अंतिम रूप से पतन जो अंग्रेजों द्वारा वेदरा के युद्ध में जो है वो आप देख पाएंगे। वेदरा, तो वेदरा में जो है वो डच जो है धरा का धरा रह गया, ऐसे करके लोग याद रखते हैं इसको। 1759 ईस्वी में भारत द्वारा डचों के स्थापित केंद्र, ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले इन्होंने मुसल्लीपट्टनम में जो है वो इस्टेब्लिश करा। पटना में उन्होंने 1632 में इस्टेब्लिश करा। ठीक है, तो ये बात आपको पता ही है। डचों ने कहाँ पे पगोडा नामक सिक्के जो है वो जारी किए थे। डचों द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उनका नाम क्या था? पगोडा। तो वो पुलिकट में उन्होंने जारी किए थे, ये भी बात याद रखेंगे। अब तीसरी यूरोपीय शक्ति के बारे में बात करेंगे जो बहुत अपने आप में बड़ा है और जिन्होंने 200 साल तक यहाँ राज्य किया था। इनके बारे में छोटी जानकारी है, लेकिन बहुत अधिक पढ़ेंगे दूसरों के मुकाबले। तो अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज भी भारत में व्यापार करने आया, और उन्होंने व्यापार जो है एक कंपनी के माध्यम से किया, और इस कंपनी का नाम था लिवेंट कंपनी, जिनको 1593 ईस्वी में जो है ये कंपनी ये ब्रिटिश कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त होते हैं कि आप स्थल मार्ग से भारत में व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि ये देखेंगे कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए अगर पहली बार कोई संयुक्त कंपनी बनाई गई है तो ये अंग्रेजों ने ही बनाया, जिसका नाम लिवेंट कंपनी था। और अंग्रेज आप देखेंगे कि जैसे ही भारत के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई जाती है तो भारत में चूँकि लोग आएंगे मार्केट इंस्पेक्शन के लिए कि कैसा जगह है, कौन राजा है, कैसे टैक्स पॉलिसी होंगे, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए। तो ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में जो भारत आया, भारत को देखने के लिए, वो था जॉन मिंडेन हॉल। जॉन मिंडेन हॉल जो है वो भारत पहुंचता है, और हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं कि 1599 में भारत में होल हो गया था। हॉल मतलब छेद हो गया था, कि इसलिए तो ब्रिटिश आ गए। जॉन मिंडेन हॉल जो है 1599 में भारत आया था। इसके बाद आपको पता ही होनी चाहिए कि जो शुरुआती लाइसेंस था वो 15 वर्षों के लिए था, लेकिन जब शाहजहां के दरबार में आप देखते हैं विलियम हॉकिंस शाहजहां से मिलने आते हैं, और 1609 ईस्वी में, तो वहाँ उसके बाद जो है ये जो 15 वर्ष है ना, इसको अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया कि आप अनिश्चित काल तक जो है वो भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कि सर थॉमस रॉ किसके दरबार में आए थे। विलियम हॉकिंस हो जाए या थॉमस रो हो जाए, वो दोनों जो है 1615 ईस्वी में थॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था, और कैप्टन हॉकिंस कब आए थे? 1609 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना कब की गई थी? ये तो हमने पहले भी बात कर दी कि 1600 ईस्वी में बात की थी। यही जो लिवेंट कंपनी था ना, यही बाद में जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में जो है वो बन के क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है, वो गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो अगर 1600 में बात करें तो अकबर था। ठीक है, तो ये तो मिडाइवल को कैसे मॉडर्न के साथ जोड़ के पूछा गया है, ये अपने आप में अद्भुत है। महारानी एलिजाबेथ जो है वो ये फिर से वही रिपीट हो रहा है कि कौन सी कंपनी को जो उन्होंने इंग्लैंड की महारानी ने कौन सी कंपनी को ये लाइसेंस दिया कि भारत के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो अपने आप में आप देखेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में कथन हो जाता है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो साथियों, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की 1608 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन ये जो फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री में 1608 ईस्वी में तो एस्टेब्लिश होता है, लेकिन ये फैक्ट्री उजाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे स्रोत में आप देखेंगे कि 1611 ईस्वी में मुसल्लीपट्टनम भी आपको प्राप्त होता है। ठीक है,
तो अगर आप सही से कहें तो मुसल्लीपट्टनम ही वो पहला जगह है जहां इनकी फैक्ट्री स्टार्ट होती है। फिर सूरत में जो है वो 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट होती है, आप देख पाएंगे। तो पहली फैक्ट्री उन्होंने 1608 में लगाई, लेकिन डचों से जो है उनकी बहुत ज़्यादा भिड़ंत होती है यहाँ, तो ये फैक्ट्री तो उजड़ जाता है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो मुसल्लीपट्टनम जो है वो पहली फैक्ट्री के रूप में भी देखने को मिलता है। किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगाली जो सॉली था उसको हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने जो है वो पुर्तगाली अधिकारी सॉली को हराया था। थॉमस बेस्ट, क्या नाम था उसका? थॉमस बेस्ट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। थॉमस बेस्ट के साथ ही जो है वो लड़ाई होती है, और उसके बाद जो है वो आप देख पाएंगे कि ये जो सूरत वाला फैक्ट्री है वो थोड़ा तहस नहस होता है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि ये जो समय है ना 1600 का समय, उस समय जो है अंग्रेज भारत में बहुत अलग अलग साम्राज्य के राजाओं से जाके मिलते हैं, और वहाँ से उनको फरमान जो है वो पाते हैं कि ताकि हम फ्री ट्रेड भारत यहाँ कर सकें। ठीक है, तो आप देखिए कि गोलकंडा के सुल्तान से अंग्रेजों ने 1632 ईस्वी में जो है वो फरमान लिया। कब फरमान ले रहा है? 1632 ईस्वी में फरमान लिया। ये बात भी याद रखने की आवश्यकता है कि गोलकंडा के सुल्तान से अंग्रेजों ने कब फरमान लिया है? 1632 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम बात करें कि अंग्रेजों द्वारा जो पहला कारखाना, पूर्वी भारत का पहला कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ खोला, तो वो बालासोर में खोला था 1633 ईस्वी में। देखिए एक बात, हमने अब तक अंग्रेजों की जो फैक्ट्री की बात करी है उसमें ये बात करा है कि पहला अंग्रेजों की फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में खुला, लेकिन वो अस्थायी रूप से नहीं था। उसके बाद 1611 में मुसल्लीपट्टनम में खुल रहा है, उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप से खुल रहा है, और हमने तीसरी फैक्ट्री की जो बात की है वो है बालासोर में पूर्वी भारत का पहला फैक्ट्री 1633 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम ये बात करें कि अगर हम सेंट जॉर्ज किला की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ हुआ है? साथियों, सेंट जॉर्ज का निर्माण 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने करवाया था मद्रास में। ठीक है, तो ये ब्रिटिश का पहला किला था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न, जहाँ सबसे पहले अंग्रेज रहेंगे वही वेस्टर्न प्रेसिडेंसी होगी। तो सूरत जो है वो, जो बाद में बॉम्बे बनता है वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, तो वो सूरत में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? आपको पता है कि दहेज में पुर्तगालियों से जो है वो 1668 ईस्वी में जो है वो एक तरीके से बम्बई इनको मिलता है, और दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय 1661 ईस्वी में जो है वो शादी होता है, कैथरीन से इनकी शादी होती है, और वहाँ से इनको जो है वो पुर्तगालियों को बम्बई, एक तरीके से अंग्रेज को बम्बई मिलता है। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये महा अच्छा प्रश्न में से एक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वो कौन से गवर्नर थे जिनको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? तो औरंगजेब चाइल्ड को जो है वो कहता था कि भाई तुम बच्चे हो, तुम भारत में एक तरीके से भारत को नहीं चला सकते। तो चाइल्ड को जो है 1688 ईस्वी में हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण इनको भारत से निष्कासित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड, और इनको इसलिए निष्कासित किया था क्योंकि इन्होंने जो हज यात्री हैं इनको अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, अंग्रेजों को सुल्तानती कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई? तो अजीम उसान द्वारा 1698 ईस्वी में। अजीम उसान द्वारा 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी मिली। अजीम उसान शहंशाह 1698 ईस्वी में। कोलकाता की नींव किसने डाली? तो जॉब चारनॉक ने कोलकाता की नींव डाली है। साथियों, फोर्ट विलियम किला का निर्माण कहाँ हुआ है? भाई कोलकाता में हुआ है। हमने इससे पहले फोर्ट जॉर्ज की बात करी। फोर्ट जॉर्ज जो है वो कहाँ हुआ?
फोर्ट जॉर्ज जो है वो मद्रास में आपको देखने को मिल रहा है। ये पहली, आप देख पाएंगे कि ये पहले ब्रिटिशर्स का पहला किला के रूप में आप इसको देखते हैं। और फोर्ट जॉर्ज का निर्माण कब हुआ था? 1639 ईस्वी में। किसने कराया? फ्रांसिस डे ने कराया। ठीक है। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया साथियों? ये चार्ल्स आयर को। ये बहुत अच्छा प्रश्न जो है हो सकता है। पहला जो है वो, अगर हम ये बात करें कि पहला फोर्ट विलियम का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनता है? चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित था? हुगली नदी के किनारे, कोलकाता में ही तो है। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया? पहले सूरत था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है वो सूरत से बंबई लाया गया। ये भी अच्छा प्रश्न जो है वो बन सकता है, सूरत से बंबई लाया गया। तो ये 1687 ईस्वी वो समय है जिस समय सूरत से बंबई लाया गया। ठीक है। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को जो है वो इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। साथियों, हमने आपको दो इंग्लिश लोगों की चर्चा की है, एक तो थॉमस रो और विलियम हॉकिंस। थॉमस रो जो है वो आप देख पाएंगे कि हमने अंग्रेजों के द्वारा जब बात की थी तो वहाँ हमने ये कहा था कि विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में जो है वो जहांगीर से मिलने आता है, और थॉमस रो जो है वो 1615 ईस्वी में जो है वो जहांगीर से मिलने आता है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगली शक्ति है डेनिस, जो बहुत छोटी शक्ति है और ये तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। डेनिस के बारे में आगमन इसका कब हुआ था? 1616 ईस्वी में। अब देखिए कि डेनिस जो है वो, क्योंकि बनता भी 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, तो व्यापार करने के लिए तो भारत आना ही होगा। तो 1616 ईस्वी में भारत आता है और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रेंकोबार में इस्टेब्लिश की थी 1620 ईस्वी में, दूसरी श्री रामपुर 1755 ईस्वी में। डेनिस ने अपनी सारी फैक्ट्री जो है 1854 ईस्वी में अंग्रेजों के हाथ में बेचकर जो है वो भारत छोड़ दिया था 1854 ईस्वी में। फ्रांसीसी की बात करते हैं। फ्रेंच जो अंग्रेजों के साथ जो है एक बड़े राइवल के रूप में काम करता है। सबसे बाद में भारत आता है 1664 ईस्वी में, तो इसके फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण ही होता है, और 1668 ईस्वी में ये भारत आता है। और इसके भी निर्माण के पीछे लुइस जो गवर्नर उनके फ्रेंच मिनिस्टर थे, ठीक है, वो लुइस 14वें के, उनका नाम था कोलबर्ट, वो उनके फ्रेंच मिनिस्टर थे। तो लुइस 14वें के जो मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उसका नाम था कोलबर्ट। तो कोलबर्ट के ही प्रयासों से आप देखते हैं 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। इसलिए भारत में अगर हम बात करें कि फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कोलबर्ट को माना जाता है। ये बात याद रखिएगा। जैसे ही भारत आता है तो अंग्रेजों का ही अनुसरण करेगा। अंग्रेजों ने भी पहली फैक्ट्री सूरत में डालने की कोशिश करी, तो ये भी सूरत में डालने की कोशिश करेगा। और आप देखेंगे कि इन्होंने पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में जो है वो डालते हुए नजर आएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें से सबसे ज़्यादा बेहतर जो गवर्नर के रूप में यहाँ आएगा, और उसका नाम होगा डुप्ले। डुप्ले फ्रांसीसी ऐसा गवर्नर था जिनके पास जो है टेरिटोरियल एम्बिशंस था, कि वो अलग बहुत सारी टेरिटरी को जो है वो फ्रेंच उपनिवेश का हिस्सा बनाना चाहता था। यही कारण था कि वो बहुत सारे राजाओं के व्यक्तिगत झगड़े में जो है वो भाग लेता था। आप देख पाएंगे तो ये पहला एक यूरोपीय व्यक्ति था जिन्होंने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की जो है वो नीति आरंभ की थी। ठीक है, और आप देखेंगे कि यही कारण है, क्योंकि ये यहाँ भाग लेने की शुरुआत करता है, तो यही कारण है कि इनका जो है ना वो संघर्ष अलग अलग राजाओं से जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। फ्रेंच द्वारा जो है वो अपना केंद्र के रूप में पौंडीचेरी डेवलप होता है, आपको पता ही है, और फोर्ट लुई जो है ये यहाँ बनाया जाता है। ठीक है, फोर्ट ओरियनलियस किले का जो है वो निर्माण फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में किया था। तो चंद्रनगर भी इनकी एक बड़ी जो डेस्टिनेशंस के रूप में कहेंगे कि ये उभरा था। तो फोर्ट ओरियनलिस और ओरलियंस, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट भारत को कहते थे, ईस्ट वाले को, तो इसी नाम से जो है फोर्ट ओरलियंस
जो किले हैं उनका निर्माण जो है फ्रांसीसियों ने कहाँ किया था? चंद्रनगर में। फ्रांसीसी जो साउथ है, डेक्कन है, डेक्कन में जो शक्ति है वो शक्ति बनने में असफल इसलिए रहे क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वो बहुत शक्तिशाली थी और साथ ही साथ अंग्रेजों की कूटनीति वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पहला कर्नाटक युद्ध होता है, उसका तत्कालीन कारण ये था कि जो अंग्रेजी अधिकारी थे कैप्टन बर्नेट, उन्होंने फ्रांसीसी जहाज़ों का जो है वो अधिग्रहण कर लिया था। दूसरा भी कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था और तीसरा करंट भी युद्ध जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के ही बीच हुआ था। हालांकि तीनों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। आप देखेंगे कि पहला जो कर्नाटक युद्ध हो रहा है 1746 से 48 के बीच और जिसका परिणाम एलेक्स ला चैपल संधि के साथ जो है वो खत्म होता है। दूसरा जो है वो अगर हम बात करें 48 से 54 के बीच हो रहा है और ये और निर्णायक था। और तीसरा जो है वो पेरिस संधि से खत्म होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि भारत में फ्रांसीसी जो है वो एक तरीके से अपने आप की शक्ति को खो चुके थे, ये बात, और पूरी अपनी जो सत्ता खोने का जो पूरा एक अंतिम संघर्ष के रूप में जो है जो इस युद्ध को जानते हैं वो है वांडी वास। वास शब्द ही यहाँ आ रहा है। वास का मतलब धो जाना, हट जाना। तो वांडी वास की लड़ाई 1760 में होती है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य और यही लड़ाई ये प्रमाणित करती है कि फ्रेंच जो है अब भारत में एक तरीके से शक्ति के रूप में नहीं है। ठीक है, तो वांडी वास की लड़ाई ने किसके किसके बीच हुआ था? वो सर आयरकूट और लाली के बीच। आयरकूट जो है वो ब्रिटिशर्स थे और लाली जो है वो फ्रेंच था। इसको इसलिए इस तरीके से याद रखा जाता है कि कूट ने कूट कूट कर लाल कर दिया। ठीक है, इसके बाद किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तविक रूप से एक असंगति है, लेकिन यह उस पूरी व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। ठीक है, यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है, ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, अब सबसे अंतिम प्रश्न, कौन भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए? इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे 1498, 20 मई 1498। आपको पता है उस दिन जो है वो वास्को डी गामा भारत आया था और अंतिम में गोवा को लिबरेट कराना पड़ा पुर्तगालियों से। उसके बाद पुर्तगाली जो है यहाँ से जो है वो निकले थे। आपसे एक प्रश्न रहेगा, अगर आपने सही से पढ़ा है एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, कमेंट कीजिए, इससे पता चलेगा कि आपने पढ़ा है, कि वो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिन्होंने भारत में अपने लोगों को इनकरेज किया था कि वो भारतीय हिंदू महिलाओं से शादी करें। या आप पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक का नाम बताइए। ठीक है, या आप ये कहिए कि फ्रेंच सत्ता का भारत में पूर्ण रूप से जो स्थापित करने का श्रेय किस मिनिस्टर को जाता है। ठीक है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए और अगर आपने ये सारे प्रश्नों का उत्तर दे रखे हैं तो आप समझिए कि ये चैप्टर में और कुछ नहीं रह गया। इस चैप्टर का जो क्रक्स है, आत्मा है, वो आपने पढ़ लिया है। तो इस तरीके से चैप्टर 1 हम खत्म कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।